निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ आपसे मेरा नहीं है। बस आप पढ़िए, इसका सही उत्तर होगा 9 अगस्त अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हालांकि इसकी शुरुआत 8 अगस्त को ही हो गई थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 9 अगस्त मार देना है। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी में नारा लगाया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो। और गांधी जी ने लगाया करो और मरो का नारा। करो और मरो का नारा किसने दिया? डू एंड डाई। डू एंड डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में। और बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, नोट कर लीजिए, भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 को वर्धा के कांग्रेस कमेटी में, 14 जुलाई 1942 में वर्धा महाराष्ट्र में है, वर्धा महाराष्ट्र में है, वर्धा के कांग्रेस कमेटी में जिसे पारित किया गया। नोट कर लीजिए, वर्धा कांग्रेस कमेटी ने पारित किया 14 जुलाई को भारत छोड़ो का प्रस्ताव। याद रखिएगा, जब 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो 9 अगस्त को विद्यार्थी जी एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन नोट कर लीजिए भाई जी, 0 आवर ऑपरेशन 0 आवर चलाया, ब्रिटिश सरकार ने चलाया ऑपरेशन 0 आवर। और इस ऑपरेशन के तहत जितने भी नेता, बड़े नेता थे भारत के, जो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। नोट कर लीजिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। 9 अगस्त अगले दिन ऑपरेशन 0 आवर के तहत सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार किया गया। तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तारी हुई राजेंद्र प्रसाद की भी। अरे पटना के बांकीपुर जेल में बंद हुए। क्वेश्चन आता है तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत बिहार के नेता राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तार किया गया, उन्हें किस जेल में रखा गया? तो आंसर होता पटना के बांकीपुर जेल। और कब प्रस्ताव, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 14 जुलाई को वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में पारित हुआ। नोट कर लीजिएगा, इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से आप स्क्रीन छूटने नहीं देंगे। तुरंत जैसे मॉडर्न कंप्लीट होगा मेडिवल एंशिएंट रौंद के रख देंगे जी इस कोने से उस कोने तक। आपका सवाल छूट गया मेरे सेशन के बाद तो हम बैठे हैं एकदम कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, जो मैं बोलता रहता हूं समझा करके, वो सब बात ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आपको पता है जयप्रकाश नारायण जो थे वो भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे। और इंदिरा गांधी, आजादी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन आता है बिहार में लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ 1975 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। लिख लीजिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण दोनों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो मैंने बताया, क्विट इंडिया मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी दोनों भाग लिए थे। जयप्रकाश नारायण के ससुर मैंने फादर इन लॉ यानी प्रभावती देवी के पिताजी ब्रज किशोर प्रसाद थे, जो गांधी जी के साथ चंपारण में खड़े थे। गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन खड़े थे? ब्रज किशोर प्रसाद। उन्हीं की बेटी थी प्रभावती देवी, जिनका विवाह जयप्रकाश नारायण से हुआ। तो ब्रज किशोर प्रसाद गांधी जी के साथ चंपारण में थे, चंपारण सत्याग्रह में थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी जो उनकी पत्नी थी, ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन में थे। और जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, नोट कर लीजिए, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, इन सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया था। नोट कर लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने ही नेपाल के तराई में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने ही नेपाल की तराई में राजविलास के जंगल में, यही याद कर लीजिएगा, नेपाल के तराई के राजविलास के जंगल में क्या किया था? स्थापना किया था आजाद दस्ता का। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आता है आजाद दस्ता का संबंध किससे है? आजाद दस्ता का भी संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। आजाद दस्ता का भी संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक भी है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट इनकी एक पुस्तक का भी नाम है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक किताब किसने लिखी? जयप्रकाश। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिख लो, जयप्रकाश नारायण की किताब का नाम लिखो, बुक जयप्रकाश नारायण बुक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने नेपाल की तराई में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या बनाया? आजाद दस्ता। इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन भाग ली थी। ससुर का नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद, जो गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में थे। इतना बात याद रखिए। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाया? जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या नारा दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। लोकनायक के नाम से बिहार में कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। 1942 के आंदोलन में इसका उत्तर गलती हुआ तब कनपट्टी तोड़ेंगे। किस जेल में बंद कर दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया? कैसा लग रहा? दीजिए आग, सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए भैया। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अभी बताए हैं, गलती हुआ तो कनपट्टी तोड़ेंगे मार के। बांकीपुर जेल में बंद किया गया राजेंद्र प्रसाद को। यही पटना रेलवे स्टेशन के सामने जो देख रहे बुद्धा पार्क, बुद्धा स्मृति पार्क देखोगे पटना के रेलवे सामने, वही था बांकीपुर जेल। अब जेल को कोना में ठूस दिया गया है, अब पार्क में घूम रहे हैं लोग। चलिए जाने दीजिए, आगे नेक्स्ट आइए। बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ध्यान रखो बच्चा, 1928 में
28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यही इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HSRA की स्थापना 1928 में कहां की गई? आपको बता दें 1915 तक क्रांतिकारी आंदोलन जब शुरू हुआ, आप लिख लीजिए, 9 तक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम नोट कर लीजिए, इसको क्लास समझिए, कान में खाली ईयरफोन लगा के मत सुनिए प्लीज, आप अपने हाथ में कलम कॉपी ले लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, MCQ 10 मिस कराने का मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण शुरू होता है वो होता है चापेकर बंधुओं द्वारा। महाराष्ट्र में चापेकर बंधु 2 भाई थे, उनके द्वारा प्लेग अधिकारी रैंड और आयस्ट की हत्या 1897 में 1897 में बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर 2 भाई थे। चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी, यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी तिलक के द्वारा और बसदेव बलवंत फड़के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन की बिगुल फूंका जा चुका था। बसदेव बलवंत फड़के, रामोसी कृषक विद्रोह और बाद में तिलक ने इसको संगठित करने का प्रयास किया था। लेकिन पहली क्रांतिकारी घटना आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा 1897 का चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या। जो 97 में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, उसका अंत हुआ जाके 1915 में अंत हुआ। उसके बाद क्रांतिकारी लोग तो थे ही, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था। फिर बाद में 1924 में एक संगठन बना कानपुर में एक संगठन बना ताकि क्रांतिकारियों को फिर से इकट्ठा किया जाए। क्रांतिकारी जो 1915 में गायब हो गए नहीं, बल्कि अपना कार्यक्रम बंद कर दिए थे, उनको फिर से मोटिवेट करने के लिए, उनको फिर से संगठित करने के लिए, उनको फिर से मंच पे लाने के लिए 1924 में कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। देखो हम समझा रहे हैं बात को, इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ 1924 में। इसी हिंदुस्तान, इसका नाम था हिंदुस्तान मतलब H, रिपब्लिकन मतलब R और एसोसिएशन मतलब A। पहले नाम था HRA की स्थापना 1924 में हुआ क्रांतिकारियों को संगठित करने के उद्देश्य से। लेकिन इसी का नाम बदल के 1928 में कर दिया गया HSRA। जब HSRA नाम किया गया तो उसमें मीटिंग कहां किया गया था? दिल्ली के, लिख लो भैया, फिरोज शाह कोटला खंडहर, फिरोज शाह कोटला लिख लीजिए, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला जो खंडहर है उसी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। एक्चुअली बात यह था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बना था उससे भगत सिंह जुड़े हुए नहीं थे। उस जमाने में भगत सिंह का नाम बड़े क्रांतिकारियों में लिया जाने लगा था, बड़े क्रांतिकारियों में भगत सिंह शामिल हो चुके थे। और आपको पता होना चाहिए 1926 में भगत सिंह ने एक बनाया था संगठन जिसका नाम था भारत नौजवान सभा। नौजवान सभा, विद्यार्थी जी नोट कर लीजिए, इससे बेहतर क्लास आपको मिलने वाला नहीं है। भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया था। इस सभा की स्थापना का उद्देश्य था भारत में सोशलिज्म यानी समाजवाद के विचार का प्रचार करना, भारत में समाजवाद के विचार का प्रचार करना, भारतीय युवाओं में, खासकर युवाओं में, यूथ में समाजवाद सोशलिज्म के विचार को प्रचार करने के लिए 1926 में भगत सिंह ने बनाया था भारत नौजवान सभा। लेकिन जब HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बड़े क्रांतिकारी हैं, अलग से संगठन क्यों बनाए हैं, आप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो जाइए, तब इनका कहना था कि हम सोशलिज्म को नहीं छोड़ेंगे, हमारा विचार कैसे प्रचारित होगा यदि हम आप में शामिल हो जाएंगे तो। तब भगत सिंह को लोगों ने कहा कि चलिए हम अपने एजेंडा में क्रांतिकारी घटनाओं के साथ साथ सोशलिज्म के प्रचार को भी जोड़ देते हैं जी, तो आइएगा ना। तब भगत सिंह तैयार हो गए। अब भारत नौजवान सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय हो गया। अब विलय होने के बाद इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान, देखो ना, सोशलिस्ट। ये भगत सिंह के कहने पर इसमें क्या जुड़ गया? सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। समझ में आया ना बात क्या मैं बोला? मेरी बात समझ में आ गया ना कि भारत नौजवान सभा जो बना तो लोगों ने कहा भगत सिंह से कि आप इसी में आ जाइए, तो बल्कि हमारा सोशलिज्म का विचार पीछे रह जाएगा, समाजवाद का विचार। आइए ना जी, समाजवाद के विचार इसमें डाल देते हैं। तो समाजवाद के विचार डाला गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और नौजवान सभा आपस में मर्ज हो गए। अब मर्ज होकर क्या बने? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई फिरोज शाह कोटला खंडहर में। फिरोज शाह कोटला खंडहर में पूछा जाए भारत नौजवान सभा कब बना? 1926 में। भारत नौजवान सभा कब बना? 1926 में। क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या से। तब से क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण चला, पहला स्टेप चला 1897 से 1915 तक, और दूसरा स्टेप चला 1924 से लेकर 1946 तक। 1924 से लेकर 1946 तक नोट कर लीजिए, क्रांतिकारी आंदोलन का 2 चरण, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का 2 स्टेप। पहला स्टेप कहां से कहां तक? 1897 से 1915 1915 तक, और दूसरा स्टेप 1924 से लेकर 1946 तक। बोलना मना है भैया। चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी की हत्या कब की? 1897 में। भगत सिंह ने कब स्थापना किया भारत नौजवान सभा का? 1926 में। एक भी चीज छोड़िएगा मत, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पूरे देखो, हमारी कोशिश है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट डालना, ध्यान से पूरी बात समझिएगा, एक सवाल कहीं नहीं छूटेगा। अगर वो लाइन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना कॉन्सेप्ट वाइज, तब भी अगर मेरा कॉन्सेप्ट मैं जो दे रहा हूं और कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो मैं लिख देता हूं, फैक्ट पूछे तब भी मेरा विद्यार्थी बात साफ बनेगा, और कॉन्सेप्ट पूछेगा तब भी मेरा विद्यार्थी बात साफ बनेगा, क्योंकि एमसीक्यू कराना उद्देश्य नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना प्लस फैक्ट भी, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों देना मेरा उद्देश्य है। चलो भैया, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? गांधी जी के फॉलोअर्स में कौन ऐसा फॉलोअर था जो ऑक्यूपेशन से टीचर था, पेशे से टीचर था? बताइए, गांधी जी के फॉलोअर्स में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो पेशे से एक टीचर थे? सब लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक बटन दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप मेरी बातों को समझते हैं अच्छे से। गांधी जी के अनुयायी में जेबी कृपलानी पेशे से टीचर थे, और जेबी कृपलानी 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन, 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था विद्यार्थी जी। कांग्रेस अधिवेशन 1946 में कहां हुआ? मेरठ में। इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष चुने गए थे जेबी कृपलानी। नोट कर लीजिए, जेबी कृपलानी
कांग्रेस अध्यक्ष 1946 में बने और कहा जाता है कि भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? नोट कर लीजिए जेबी कृपलानी, जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कई बार सवाल पूछा है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जो 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जेबी कृपलानी। और गांधी जी के अनुयायी में पेशे से शिक्षक कौन थे? जेबी कृपलानी। ये भी नोट कर लीजिए। एक बार जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार रहे मेरठ में 1946 में, और जब आजादी मिली उस समय भी कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना इनमें से किसने बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाया था। लेकिन उससे पहले 1839 में सुभाष चंद्र बोस ने 1839 में सुभाष चंद्र बोस ने ही, विद्यार्थी जी, सुभाष चंद्र बोस ने ही 1839 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक नोट कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1839 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने ही फ्री इंडियन लीजन भी बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, नोट कर लीजिए। इंडियन स्ट्रगल नामक किताब किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक, नोट कर लो भैया एकदम आराम से। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। 1939 में, सॉरी गलती लिखा गया जी, इसको 1900 कर दीजिए, 1800 लिखा गया था, कोई बात नहीं। 1939 में बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक, और 1938 और 1939 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1938 में और 1939 में। 38 में लिख लीजिए विद्यार्थी जी, हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में 1939 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तब भी अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और 1938 में गुजरात के हरिपुरा में सेशन हुआ तब भी अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इनका किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और इन्होंने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? पूना समझौता आपको पता होगा, गांधी जी उस समय पुणे के जेल में बंद थे। उस समय एक फरमान जारी हुआ था ब्रिटेन की तरफ से जिसका नाम था सांप्रदायिक निर्णय। ब्रिटेन की तरफ से एक निर्णय लिया गया था क्योंकि उस समय अम्बेडकर साहब 3 गोल में सम्मेलन हुआ, 3 राउंड टेबल मीटिंग हुआ, आपको पता है ना? 1930, 1931, 1932 में 3 गोल में सम्मेलन हुआ। जिस समय गोल में सम्मेलन हुआ रहा था, जिस समय राउंड टेबल मीटिंग हो रहा था, नोट कर लीजिए, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनल्ड। जिस समय राउंड टेबल मीटिंग हुआ था, नोट कर लो, क्वेश्चन आता है, राउंड टेबल मीटिंग के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनल्ड। राउंड टेबल मीटिंग गोल में सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लगातार तीनों गोल में सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां जा रहे थे, जाकर के हरिजनों के लिए, जैसे मुसलमानों के लिए मिला था पृथक निर्वाचन, मैंने बताया था 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। वैसे ही हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचन की मांग करने गए थे कौन? भीमराव अंबेडकर, कि हरिजन को भी अलग से सेपरेट इलेक्शन चाहिए। गांधी जी इस बात को समझते थे कि अलग से इलेक्शन का मतलब होता है कि अलग देश की बात करना, अलग जमीन की बात करना। गांधी जी इस बात से नाराज थे, अनशन पर बैठ गए, पूना के जेल में हम खाना न खाएंगे। अगर ये वाला निर्णय लागू हुआ, मुसलमानों के जैसा हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन मिला तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे। अंबेडकर को लगा कि भैया ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम होगा। अंत में अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, उसी समझौता को पूना समझौता बोलते हैं। गांधी जी बोले तुम सब सीट ले जाओ, सारा सीट हरिजन को ही दे दो, लेकिन अलग से निर्वाचन मत करो। सब सीट पर हरिजन चुनाव लड़ेगा, एक भी सीट पर कोई और चुनाव नहीं लड़ेगा, सब सीट ले जाओ, लेकिन अलग से इलेक्शन का मतलब ही कुछ और हो जाता है। जैसे मुसलमानों को दिया गया पृथक निर्वाचन, देखिए आगे हालात क्या हुआ, भारत पाकिस्तान 2 देश बन गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस बात को अंबेडकर भी समझ गए बात को कि भाई गांधी जी ठीक बोल रहे हैं। अंततः गांधी अंबेडकर के भी समझौता हुआ और उस समझौता को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। सितंबर 1932, नोट कर लीजिए, सितंबर 1932 में गांधी अंबेडकर के बीच, सितंबर 1932 में गांधी अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। और इस पैक्ट में क्या कहा गया कि भैया केंद्रीय विधानसभा में सीटों की संख्या 18% बढ़ा दिया गया। हरिजनों के लिए केंद्रीय विधानसभा में 18% सीट रिजर्व कर दिया गया। राज्य विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा में सीटों को 74 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। पूना समझौता के तहत हरिजन की सीट को राज्य विधानसभा में 74 से 147 कर दी गई, हरिजनों के लिए 74 से 147 सीट दे दिया गया और केंद्रीय विधानसभा में 18% सीट बढ़ा दिया गया। और जो सांप्रदायिक निर्णय था, कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक निर्णय, हरिजनों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, इसको रद्द कर दिया गया अंबेडकर गांधी के समझौता के बाद। इसी को पूना समझौता कहते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है कि जो पूना समझौता किससे जुड़ा है? अब तो उत्तर दे दो भाई, अब तो उत्तर दे दो, किसके लिए था पूना समझौता? जल्दी बताओ। भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय मजदूर के लिए, भारतीय कृषक वर्ग के लिए या भारतीय दलित वर्ग के लिए? जल्दी बताओ किसके लिए था, जल्दी बताओ मेरे भाई। वेलिंगटन वायसराय थे, बिल्कुल सही मेरे भाई, वेलिंगटन उस समय एक पहला गोल में सम्मेलन जब हुआ था ना तब वेलिंगटन नहीं थे, पहला गोल में सम्मेलन में इरविन थे। पहले गोल में सम्मेलन के दौरान 2 वायसराय रहे, इरविन और वेलिंगटन दोनों रहे। गोल में सम्मेलन में पूछा जाए उस दौरान में भारत के वायसराय कौन थे? शुरुआत में इरविन थे, बाद में वेलिंगटन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड मैकडोनल्ड। चलिए भाई जल्दी बताइए, अब तो सही उत्तर आएगा डी इज द राइट आंसर, भारतीय दलित वर्ग के लिए। देखिए बात को समझ जाएंगे, एक प्रश्न गलती नहीं हुआ मेरे दोस्त। हमारी यही कोशिश है कि पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाए। अगर पूना समझौता आ गया तो क्यों, क्या, कैसे, पूरी बात वहीं बता दी जाए।
दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। अगला क्वेश्चन है, जब आजादी मिली भारत को तो भारत के राज्यों को कैसे मिलाया गया, उस पर एक किताब लिखी गई। उस किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स नामक किताब किसने लिखी? आजादी मिली तो 565 देसी रियासत थे। आजादी मिली तो 565 देसी रियासत थे, याद रखिएगा 565 रियासत थे। उन रियासतों को मिलाकर सरदार पटेल, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे बीपी मेनन, जो उस जमाने में माउंटबेटन के सचिव हुआ करते थे। माउंटबेटन के पर्सनल सेक्रेटरी कौन हुआ करते थे? माउंटबेटन के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे बीपी मेनन। अब बीपी मेनन और पटेल साहब, इन दोनों ने मिलकर पूरे भारत को एक किया, 565 बिखरे हुए रियासतों को भारत में मिलाया। इसमें इनका बड़ा योगदान था। इसलिए पटेल साहब, जो सरदार पटेल हैं, उनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम लोग नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं 31 अक्टूबर को। तो भैया बीपी मेनन ने किताब लिखी, भारतीय रियासतों को कैसे इंटीग्रेट किया गया, उस पर एक किताब लिखी गई, बीपी मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। क्या प्रॉब्लम्स आया, किस तरीके से काम किया गया, कितना बेहतरीन काम किया गया, इस पर एक पूरी किताब है। यदि आपको पढ़ना हो कैसे भारत के राज्यों को मिलाया गया, इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, बीपी मेनन। ये वही बीपी मेनन है जो सरदार पटेल के साथ मिलकर भारत के एकीकरण में मदद किया। बीपी मेनन पहले माउंटबेटन के सचिव के रूप में काम करते थे। आगे आइए, किसने कहा था मेरी पीठ पर लाठी का किया गया एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के लिए कफन साबित होगा? किसने कहा? जल्दी फटाफट उत्तर आना चाहिए, एक सवाल छूटने नहीं देंगे, गारंटी लेते हैं। जिस टॉपिक को छुएंगे काम तमाम उसका होगा। उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बताएंगे सवाल वहीं से आएगा, कंफर्म बात है। खाली समझिएगा बात को, जब हम खड़ा होकर कहानी सुनाते हैं ना तो उसको ठीक से सुनिएगा। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के लिए कफन साबित होगा? आपको पता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जिसे व्हाइट कमीशन भी कहते थे, क्योंकि उसमें सारे के सारे मेंबर अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था, श्वेत कमीशन, श्वेत आयोग भी कहा जाता था। वो भारत आया था 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। तब तक आप आंसर लगाइए और सुनते रहिए। 1919 में एक आया था भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मैं बता दूं उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार ने वादा किया था कि यदि भारतीय हमें सहयोग करेंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अगर भारतीय हमें सहयोग करते हैं तो जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होगा हम उनको उनके राइट्स दे देंगे। लेकिन वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो राइट देना तो दूर समझ लीजिए, और भारत के लोगों को दबाने के लिए देशद्रोह का एक कानून लाया, सेडिशन एक्ट लाया, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। 1919 में 18 मार्च 1919 को एक कानून आया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। याद होना चाहिए आपको। उस कानून में था कि किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के अगर दिख जाए, केवल शक हो जाए तो शक के आधार पर, बिना किसी सबूत के शक के आधार पर कम से कम 2 साल के लिए जेल भेजा जा सकता था। इसीलिए रॉलेट एक्ट को कहा गया था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कहा था काला कानून। था क्या? प्रॉमिस क्या था कि वर्ल्ड वार में भारतीय सहयोग करेंगे तो उनको हम राइट देंगे, ये प्रॉमिस था। लेकिन वर्ल्ड वार समाप्त होते ही राइट क्या देंगे, वो इस तरह के कानून बना दिए। इसके अलावा भारत कुछ कर दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, समय चेम्सफोर्ड गवर्नर थे और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, तो उन दोनों ने मिलकर एक कानून बनाया जिसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, और उसी के आधार पर 1919 का अधिनियम बना। 1919 का अधिनियम बना जो कि भारतीयों के मन लायक नहीं था, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। तब ब्रिटिश ने क्या कहा कि आज के बाद जो भी कानून हम बनाएंगे उसको हर 10 साल में उसकी समीक्षा करेंगे। तो अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया भारतीयों से कि जो कानून हम बनाएंगे ना 10 साल बाद उसकी समीक्षा करेंगे। इंडिया ने कहा कि वाह जी वाह, ये क्या मतलब हुआ? समीक्षा 10 साल बाद करिएगा? मैंने कोई भी कानून बनाइएगा उस कानून को हम लोग 10 साल झेलेंगे, तब आप समीक्षा करिएगा। पहले समीक्षा कर लीजिए दोस्त, उसके बाद कानून बनाइए। तो भारतीयों की कौन सुनता है? हम लोग को धोखा से वर्ल्ड वार में सपोर्ट ले लिया, उल्टा हम लोग को अधिकार देने के बजाय रॉलेट एक्ट जैसा कानून बना दिया। भारत शासन अधिनियम 1919 में आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जब हम लोगों ने हल्ला मचाया तो बोला कि 10 साल बाद इसको चेक करवाएंगे। मैंने 1919 के कानून को 10 साल बाद चेक होना था, 1929 में 10 साल बाद मैंने 1929 में चेक होना था इस कानून को कि भाई कानून ठीक है कि नहीं। लेकिन हंगामा इतना बढ़ा, भारतीयों का विरोध इतना बढ़ा, 1929 के बजाय इस कमेटी का, जो कमेटी इसको चेक करती इस कानून कैसा है, कानून बढ़िया है कि खराब है, उस कमेटी का गठन 1927 में कर दिया गया। 1929 में जो कमेटी बननी थी 1919 के अधिनियम की जांच के लिए, 1929 में 10 साल बाद कमेटी बननी थी, वो कमेटी बना 2 साल पहले। हंगामा के कारण, विरोध के कारण 1927 में कमेटी बनाई गई। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन नाम का कमेटी गठित किया गया। साइमन उसका अध्यक्ष था, उस कमेटी का अध्यक्ष था साइमन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन। इसके सारे मेंबर अंग्रेज थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया व्हाइट कमीशन। श्वेत आयोग इसका नाम पड़ गया, श्वेत आयोग 1927 में बना। पूछा गया साइमन कमीशन क्यों बना? तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। अब भारतीयों को लगा 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन बना है, तो उसमें भाई हमारे लिए कानून था, तो इसमें कुछ मेंबर इंडियन, कुछ कांग्रेस से भी कुछ लोगों को ले जाते, कुछ मुस्लिम लीग से ले जाते, मतलब भारतीयों को भी उसमें हिस्सा देते कमेटी के मेंबर के रूप में, तब ना सही से चेक होता कानून। तो सब ये बात होगी हम ही गुनाह करें, हमारे पिताजी हमारी चेकिंग करें, तो कभी हो सकता है अच्छे से चेकिंग। तो पूरा का पूरा मेंबर अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने यह ठाना कि साइमन कमीशन यदि भारत आया तो उसका पुरजोर विरोध करना है। तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बना इंग्लैंड में, और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन सबसे पहले बंबई आया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन कब बना? तो नवंबर 1927 में इंग्लैंड में, लंदन में, लेकिन उसकी भारत कब आया? फरवरी 1928 में। पहली बार कहां आया? बंबई में। अब पूरा बंबई गूंज उठा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और साइमन कमीशन माना नहीं, गो बैक हुआ नहीं, वो घूमने लगा पूरा इंडिया में। उसी घूमने के क्रम में लाहौर पहुंचा। लाहौर जब पहुंचा तो सितंबर 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में उसका विरोध हो रहा था, साइमन गो बैक। उसी समय एक व्यक्ति था कर्नल स्कॉट, उसी समय एक व्यक्ति था अंग्रेज का सिपाही था कर्नल स्कॉट, उसके इशारे पर गोली से लाठीचार्ज करवाया गया। कर्नल स्कॉट के इशारे पर लाठी चली और लाठी से इनको चोट लगा। लाला लाजपत राय को चोट के कारण इनकी मृत्यु हुई और मरते मरते बोल गए कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत में कील सिद्ध होगा। ये बात किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनकी क्या हो गई? इनकी चोट लगा और इनकी मृत्यु हो गई। किसने चलवाया था लाठी? स्कॉट ने। तो
भगत सिंह थे वहीं, भगत सिंह ने ठान लिया कि बस स्कॉट बेटा तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको तो गोली मार देंगे, तो स्कॉट को मारने के लिए गए थे। रिवॉल्वर से भगत सिंह स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन गलती से पता नहीं चला, मारा गया पुलिस अधिकारी सैंडर्स। यानी सैंडर्स लाला लाजपत राय के बदला में किसको लेने गए थे? स्कॉट को मारने। मौत शायद नहीं लिखा था उसको, मारा गया सैंडर्स। तो पुलिस अधिकारी सैंडर्स को 1 महीने के अंदर, लाला लाजपत राय की मृत्यु के 1 महीने के अंदर सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया था भगत सिंह ने। और ये साइमन कमीशन सिर्फ लाहौर नहीं रहा, पटना भी आया। पटना भी आया साइमन कमीशन, जहां हसन इमाम के नेतृत्व में साइमन कमीशन जब पटना आया तो हसन इमाम के नेतृत्व में यहां पर आंदोलन हुआ। साइमन गो बैक तो हुआ ही, उठो जवानों, बिहार में नारा लगाए वो, एक नारा लगा बिहार में, उठो जवानों हुआ सवेरा, सवेरा हुआ साइमन भगाने का बेरा हुआ। क्वेश्चन आता है कि ये किस राज्य में नारा लगा? उठो जवानों सवेरा हुआ साइमन भगाने का बेरा हुआ, ये बिहार में नारा लगा था। खैर समझ गया, तो ये होगा आंसर, लाला लाजपत राय। इस भारत क्यों बना साइमन कमीशन? 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। एक बात और याद कर लीजिएगा, साइमन कमीशन लिख लो भाई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही बना था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिल सके? जब जर्मनी और ब्रिटेन आपस में भिड़े हुए थे, जब जर्मनी और ब्रिटेन आपस में भिड़े थे, लड़ रहे थे, विश्व युद्ध हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने लड़ रहे थे, तब किस भारतीय राजनेता ने कहा कि सही मौका है जब उनके खिलाफ, ब्रिटिश वासियों के खिलाफ इंडिया में बिगुल फूंक दिया जाए, ये सही मौका है? किसने कहा? कौन बोल सकता है? थोड़ा सा इसमें अगर नहीं भी पता तो आप अंदाजा लगाइए कि बात कौन बोल सकता है, कौन बोल सकता है बात कि भैया ये मौका है? सुभाष चंद्र बोस बोल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1939 में क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक, अब बाद में फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। उसके बाद इन्होंने किताब लिखा इंडियन स्ट्रगल, याद रखिएगा 1938 और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए। और भारत में सिविल सेवा क्वालिफाई करने वाले चौथे व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। सिविल सेवा क्वालिफाई करने वाले भारत के चौथे व्यक्ति कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस। अगला ये क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड, अभी क्या बता, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। इंडियन स्ट्रगल नामक किताब किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? जल्दी उत्तर, फटाफट उत्तर दीजिए सभी लोग। राहुल कुमार है तो होगी बड़ी क्रांति। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नोट कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। 2 किताब याद हो गया। तीसरी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, एक किताब और नोट कीजिए। इंडिया पर कई किताब है, लिखो इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहली किताब इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और अगला लिखे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नोट करो, जवाहरलाल नेहरू। अगली किताब अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। 5 किताब हो गया इंडिया पर। छठी किताब इंडिया अनरेस्ट। अगली किताब लिखिए इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, ये किताब है बेलेंटाइन सिरोल का, बेलेंटाइन सिरोल का। ये 6 किताब इंडिया पर याद रखिएगा। इंडिया पर 6 किताब हमने बताया है। आगे आ जाओ। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। कब? नमक कानून कब तोड़ा पूछ रहा है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ नहीं पूछ रहा है, पूरा नमक कानून को कब तोड़ा? गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की, जिसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। 12 मार्च को शुरू हुआ था दांडी मार्च। पर यह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, कब तोड़ा? नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। कब शुरू हुआ दांडी मार्च? मार्च में होगा मार्च, मार्च में होगा मार्च। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, 6 अप्रैल को वहां पहुंचे। और याद रखें दांडी मार्च में एकमात्र बिहारी गिरवरधारी बाबू थे। गिरवरधारी बाबू एकमात्र बिहारी थे जो गांधी जी के साथ दांडी मार्च में शामिल थे। और दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कुल 78 लोग गए थे। गांधी जी को मिलाकर 79 लोग गए थे। वहां पहुंचे, दांडी समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा गया। जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो उस समय बिहार में भी, मुंगेर में, सारण में, छपरा में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। उसी समय दक्षिण भारत में गांधी जी के समधी थे, समधी जानते हैं, गांधी जी के समधी थे सी राजगोपालाचारी। उन्होंने भी तंजौर के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में तंजौर के समुद्र तट पर नमक कानून किसने तोड़ा? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहा जाता था, राजा जी। गांधी जी ने ही सी राजगोपालाचारी, समधी थे ना, समधी कैसे भी आदमी राजा जी कहा, राजा जी का हाल है तो राजा जी कह दिए। तो हम लोग पढ़िए किसने कहा? राजा जी। तो गांधी जी ने कहा था राजा जी सी राजगोपालाचारी को। सी राजगोपालाचारी ने कहा नमक कानून तोड़ा, तमिलनाडु में तंजौर के तट पर नमक कानून को भंग किया। याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी के बारे में बता दें कि ये आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। और जब अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, जब अंतरिम सरकार बनी तो उस समय शिक्षा मंत्री भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, लेकिन अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। इन्होंने तंजौर के तट पर नमक कानून तोड़ा, गांधी जी ने दांडी के तट पर नमक कानून तोड़ा, बिहार के लोगों ने मुंगेर, छपरा, सिवान और चंपारण में नमक कानून तोड़ा, नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर।
चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? 1932 में भाई 1930, 31, 32 तीन को गोलमेज सम्मेलन हुआ, भी बताए हैं। 3 राउंड टेबल मीटिंग हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनल्ड, लेकिन उस समय भारत में वायसराय 2 लोग थे, पहले इरविन था, बाद में बन गया था वेलिंगटन। तो बताइए तीसरा गोलमेज सम्मेलन पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें तीसरा हुआ था 1932 में। तीसरा 1932 में ही गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन तो नहीं, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? भारत को डोमिनियन स्टेटस के प्रारूपण का प्रथम प्रयास, जल्दी बताइए, किसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किया गया? डोमिनियन स्टेटस, जल्दी बताइए, भारत को डोमिनियन स्टेटस का के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? जल्दी बताइए, सही उत्तर क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन या पहला गोलमेज? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत ने डोमिनियन स्टेटस के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें चेम्सफोर्ड वायसराय थे, मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। 1917 से 19 के बीच इसको प्रभावित किया गया था। आगे जी, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भाई 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ का संबंध है? इनमें से किस आंदोलन से अरुणा असफ जुड़ी थी? भूमिगत होकर, अंडरग्राउंड होकर किस आंदोलन के लिए काम किया था अरुणा असफ? हंसा मेहता, प्रभावती देवी, हंसा मेहता, प्रभावती देवी, अरुणा असफ, ये सब। इसके बाद सुचेता कृपलानी, कई लोग थे जो इस आंदोलन में शामिल हुए। तो बताइए, पूछ रहा है कि भैया अरुणा असफ भूमिगत होकर काम कर रही थी किस आंदोलन के लिए? आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसका प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस कमेटी ने, वर्किंग कमेटी ने पास किया था। तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी अरुणा असफ। नेक्स्ट आ जाइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? गांधी जी ने, लिख लो, गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में, गांधी जी ने अक्टूबर, लिख लो, अक्टूबर लिखना जरूरी है, अब जो जरूरी है वो लिखवाता हूं। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। नोट करिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में किया और उनके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। पूछ रहा है दूसरे सत्याग्रही कौन थे? उनके दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी लिख दो बच्चा, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर होगा बच्चा जी ब्रह्मदत्त। आंसर होगा ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। नोट कर लो, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ये वही विनोबा भावे हैं। देखो, विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन चलाया था भारत में। भूदान आंदोलन, जिन जमींदारों के पास ज्यादा जमीन है गरीबों को बांट दीजिए। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे, भूदान। और लिख लीजिए, पहले व्यक्ति, भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे नोट कर लीजिए, पहले सत्याग्रही भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही। आगे ये निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? इनमें से किस दल ने भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ, गांधी जी ने करो और मरो का बिगुल फूंक दिया, उसका समर्थन इनमें से किसने नहीं किया? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, किसने समर्थन नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन उसी ने नहीं किया जिनको गांधी जी पर कम भरोसा था और ज्यादा भरोसा अंग्रेजे पर था। अंग्रेजे माई बाप हैं, वही इसको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, पता नहीं क्या मैटर था। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इन तीनों ने किया था। इनमें से सभी आंसर होगा। इन तीनों ने, हिंदू महासभा ने भी विरोध किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने विरोध किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सबने विरोध किया भारत छोड़ो आंदोलन का। मुस्लिम लीग भी साथ नहीं थी, मुस्लिम लीग भी साथ नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को लगता था ना कि मुस्लिम राष्ट्र अंग्रेजों ने बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र अंग्रेजों ने बना। रहे भैया, देश में आग लगी है, तुम गुलाम हो, सबको कदम से कदम मिला के चलना चाहिए था। खैर ज्यादा दीजिए, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस ले लिया था, वो क्या था? असहयोग आंदोलन। या यूं कहे कि जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी बड़ी दुखी हो गए। गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शंकरन नायर, ये सब बड़ी दुखी हो गए। जलियांवाला बाग कांड में जो डायर ने जो जघन्य अपराध किया, डायर नाम के राक्षस ने जो जघन्य अपराध किया, हजारों लोगों को गोली मरवा दी, उसके खिलाफ गांधी जी ने भी अपनी पदवी लौटाई, उसके खिलाफ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना लौटाया ऑनर। इसके अलावा सी शंकरन नायर ने तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में मेंबर थे, वहां से रिजाइन कर दिया। क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग कांड के बाद गवर्नर के कार्यकारिणी से कौन रिजाइन दे दिया? वर्किंग जो कमेटी थी गवर्नर जनरल की, वर्किंग कमेटी, उससे किसने रिजाइन किया था जलियांवाला बाग कांड के बाद? नोट कर लीजिए, सी शंकरन नायर। कई बार क्वेश्चन आया है, किसने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी से जलियांवाला बाग कांड के बाद रिजाइन किया था? तो सी शंकरन नायर। और गांधी जी ने लौटाई थी कैसरे हिंद की उपाधि। गांधी जी ने लौटाई थी कैसरे हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड नोट कर लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया नाइटहुड की उपाधि और गांधी जी ने लौटाया कैसरे हिंद की उपाधि। और सी शंकरन नायर ने गवर्नर के कार्यकारिणी से रिजाइन कर दिया। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से कहे बताए हैं। अगर ये क्वेश्चन गलती हुआ तो जबरन नोच लेंगे, अंदर सही से करके नोच लेंगे। ये बताओ जल्दी, तो कान कबाड़ लेंगे। कौन व्यक्ति था जो जामा मस्जिद में, कौन ऐसा आर्य समाजी? हिंट कर देता हूं, इसकी हत्या हो गई थी। जब मैंने बताया था लॉर्ड रीडिंग, यहूदी गवर्नर को बताया था, एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग, तो मैंने बताया था कि व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद से जाकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। कब किया था? डेट याद कर लीजिए, 4 अप्रैल 1919 को। 1919 को 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद, डेट याद कर लीजिएगा। जामा मस्जिद के प्रांगण से स्वामी श्रद्धानंद नोट कर लो, स्वामी श्रद्धानंद हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, आपको याद हो, मैं कल बताया था। इसके बाद बताता हूं, स्वामी श्रद्धानंद ने ही हरिद्वार में
उत्तराखंड के हरिद्वार में, नोट कर लीजिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना भी स्वामी श्रद्धानंद ने किया। इनका संबंध आर्य समाज से था और इनकी हत्या कर दी गई थी जब वायसराय भारत में लॉर्ड रीडिंग था, एकमात्र यहूदी वायसराय है वो। इसके अलावा जब भारत में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उत्तर प्रदेश से स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद वल्लभ पंत ने ही स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। एक भी पूरा सवाल छूटना नहीं चाहिए दोस्त। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की? आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की? जल्दी बताओ। आजाद हिंद फौज के 3 सैनिक थे, क्या था? सहगल, शाहनवाज और ढिल्लो। नोट कर लो, यही 3 सैनिक थे। आजाद हिंद फौज के 3 सैनिक थे। एक का नाम था, लिख लो भैया, सहगल, शाहनवाज, सहगल, शाहनवाज और ढिल्लो। आजाद हिंद फौज के 3 सैनिक थे। 3 सैनिक थे जिनका नाम मैंने लिख दिया। इन तीनों सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। उसमें भूला भाई देसाई ने भी मुकदमा लड़ा, वकील के रूप में नेहरू जी लड़े और कैलाश नाथ कटजू, लेकिन पटेल साहब नहीं लड़े। उसमें पटेल साहब इनकी वकालत नहीं किए थे। मतलब लाल किले में जब केस चला तो इन तीनों वकीलों ने इनका केस की पैरवी किया, लेकिन सरदार पटेल उसमें शामिल नहीं थे। सहगल, शाहनवाज, ढिल्लो, नाम याद कर लेना। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला था। आगे आ जाओ मेरे भाई। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया था? ट्रेन से बाहर फेंका गया। पीटर मारिट्जबर्ग या पिट्सबर्ग? पीटर मारिट्जबर्ग इसका नाम था पहले, पीटर मारिट्जबर्ग। नोट कर लीजिए। इसी रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया था। महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर चढ़े थे, लेकिन वहां पर जब अंग्रेज पहुंचे तो इनको कहा कि तुम तो काले आदमी हो, तुम तो इंडियन हो, तुमको फर्स्ट क्लास का टिकट लेने की औकात ही नहीं है, तुम कैसे ले लिए, कैसे बैठे हो? ट्रेन से बाहर फेंक दिया। गांधी जी को यार बहुत बड़ा भेद है यहाँ गोरा काला के बीच। अरे तुमको गांधी से पाला पड़ा है, तुमने किसको ट्रेन से फेंका है समझ में नहीं आ रहा है। वही व्यक्ति दिन अफ्रीका को भी काला गोरा का भेद मिटाएगा और वही व्यक्ति भारत में भी आजादी दिलाएगा। तुम गलत लोगों से पंगा ले लिए हो। चलो भैया, तो इसका आंसर होगा पीटर मारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन। आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? पहली बार सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है विद्यार्थी जी कि कोई भी आंदोलन आप करिए तो सरकार को, जनता को कष्ट मत दीजिए, खुद को प्रताड़ित कीजिए, भूखे रहिए। अपना त्याग, खुद के त्याग से जब आप किसी लड़ाई को करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग सत्याग्रह। इस शब्द को पहली बार किसने गढ़ा विद्यार्थी जी? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा विद्यार्थी जी? जल्दी बताइए। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द का गठन किसने किया? महात्मा गांधी। एक एक सवाल मोतियों की तरह लुटा रहे हैं, लूट लीजिए। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा शब्द किससे लिया था? थोरो से। महात्मा गांधी ने, पूछा जाए, सविनय अवज्ञा शब्द किससे लिया? सविनय अवज्ञा शब्द किस विद्वान से लिया था? तो इसका आंसर होगा थोरो। थोरो से लिया। सविनय अवज्ञा शब्द गांधी जी ने किससे लिया था? सिविल डिसोबीडियंस शब्द गांधी जी ने किससे लिया? थोरो से। अच्छा, एक चीज और है, गांधी जी ने सर्वोदय शब्द, गांधी जी ने सर्वोदय शब्द किससे लिया? तो इस क्वेश्चन आता है, आंसर होगा जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की पुस्तक, जॉन रस्किन का जो बुक था, पुस्तक था, उसका नाम था अनटू द लास्ट। अनटू दी लास्ट। इसी किताब से गांधी जी ने सर्वोदय शब्द लिया था। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट से, नोट कर लीजिए, जो किसकी किताब है अनटू दी लास्ट? क्वेश्चन आता है जॉन रस्किन। इसी किताब से उन्होंने लिया था सर्वोदय शब्द। और थोरो की पुस्तक सिविल डिसोबीडियंस से उन्होंने लिया था सविनय अवज्ञा। ये 2 शब्द लिए गांधी जी ने। कहां से? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लीजिएगा। एक बात और समझिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग 1917 में किया था, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण, क्वेश्चन आता है पहली बार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहां किया? 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां किया? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930। नमक कानून तोड़ा गया दांडी के तट पर और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। पहली बार गांधी जी सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहां किया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा कहां? चंपारण में पहली बार उन्होंने सविनय अवज्ञा शब्द का प्रयोग किया था। नोट कर लीजिए, सविनय अवज्ञा शब्द का प्रयोग गांधी जी चंपारण। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कानून तोड़ना। गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजों का कानून कहां तोड़ा? कानून तोड़ने को ही सविनय अवज्ञा कहा जाता है। आगे आइए। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? आपसे पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? यह सवाल है, आसान सा सवाल है, जल्दी उत्तर मिलना चाहिए इसका। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। ये जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1916 में, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के समारोह हुआ था। उसी में गांधी जी गए हुए थे। बनारस में बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना हुआ था 1916 में। नोट कर लो, भी क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 में। उसी में गांधी जी निमंत्रित थे। वही गांधी जी ने पहली बार जन भाषण दिया था बनारस में। भूलना मना है। ऐसी कहानी बताता हूं कि आपके दिमाग में चीज छप जाए, ये मेरी कोशिश होती है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर लोहाई गया? अब क्वेश्चन गलती हुआ तो फिर कनपट्टी तोड़ने वाला क्वेश्चन है विद्यार्थी, बताओ जल्दी। तंजौर के तट पर नमक कानून किसने तोड़ा? गांधी जी के समधी, याद है ना बच्चा? गांधी जी के समधी ने नमक कानून तोड़ा। तंजौर के तट पर नमक कानून किसने तोड़ा विद्यार्थी? जल्दी बताओ। इसका उत्तर होगा राजा जी। गांधी जी ने किसको कहा? राजा जी। सी राजगोपालाचारी को कहा राजा जी। आगे आ जाओ विद्यार्थी।
फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? फरवरी 1928 में सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, जितने भी पार्टी उस जमाने में इंडिया में थे, आजादी को लेकर, अगले अंग्रेजों से लड़ाई को लेकर एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था, जिसको एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था फरवरी 1928 में। उसका नेतृत्व किसने किया था? फरवरी 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय सम्मेलन का नेतृत्व किया। और मैं बता दूं कि वही मोतीलाल नेहरू हैं जिन्होंने 1919 में और 1928 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन और 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने क्या किया? कांग्रेस की अध्यक्षता की मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। मोतीलाल नेहरू की किताब भी है, इस किताब का नाम है द इंडिपेंडेंट। एक सवाल नहीं छूटने देंगे, बताया हूं तो बताया हूं। द इंडिपेंडेंट नामक किताब किसने लिखी? द इंडिपेंडेंट किसने लिखा? मोतीलाल नेहरू। कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे? 2 बार, 1919 में अमृतसर में, 1928 में कलकत्ता में। 1928 में जिस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था संविधान को लेकर, उसका भी नाम था नेहरू रिपोर्ट। पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया, इसको तैयार किसने किया? पंडित मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। और मोतीलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ था? 1931 में। मोतीलाल नेहरू 1931 में मर गए थे। 1931 में मोतीलाल नेहरू का डेथ हो गया था। फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 1919 अमृतसर, 1928 कलकत्ता। बार बार बोल रहा हूं, याद हो जाना चाहिए, बुक है इनका द इंडिपेंडेंट। और 1928 में इन्होंने ही नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। एक सवाल नहीं छूटना चाहिए, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? पहली बार 1923-24 में पहली बार केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ। पहली बार, याद रहे, केंद्रीय विधानसभा का गठन 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। उससे पहले केवल केंद्र में जो था ना, उससे पहले केंद्रीय विधान परिषद होता था केवल, लेकिन केंद्र की सभा को 2 सदनीय बना दिया गया, 2 हाउस वाला बना दिया गया 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम में पहले से केंद्रीय विधान परिषद था, एक और सभा बनाया गया केंद्रीय विधान सभा। पहले था केंद्रीय विधान परिषद और फिर बाद में एक और बनाया गया केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद 2 सदन वाला बन गया सेंट्रल असेंबली। वो कब बना? 1919 के अधिनियम से। तो पहली बार 1923-24 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ और चुने हुए अध्यक्ष चुने गए वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है ना कि केंद्रीय विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उस समय एक पार्टी ने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस स्वराज पार्टी। कांग्रेस स्वराज पार्टी, नोट कर लीजिए गुरु, कांग्रेस स्वराज पार्टी बना था 1 जनवरी 1923 को। और मैं बता दूं कि इस पार्टी के बनने का उद्देश्य ही था, यही उद्देश्य था, केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना, और कोई उद्देश्य नहीं था। गांधी जी मना कर रहे थे जेल में से, चुनाव नहीं लड़ने देंगे, अंग्रेजों के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करना। लेकिन 2-3 लोग थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, ये लोग चाह रहे थे कि कम से कम चुनाव लड़ें। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का गांधी जी के विरोध में जाकर ये लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। गांधी जी बोले कांग्रेस में रहकर पॉसिबल नहीं होने देंगे ये चीज हम। तब इन लोगों ने एक अलग पार्टी बना लिया स्पेशली चुनाव लड़ने के लिए। पूछा जाए कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन का उद्देश्य क्या था, तो बोलेंगे केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना, ठीक है ना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। ये कब बना पार्टी? 1 जनवरी 1923 को। इस पार्टी को यहाँ बहुत बहुमत मिला। यही कारण है किसी पार्टी के नेता को केंद्रीय असेंबली का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय विधानसभा के पहले चुने हुए अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। वैसे केंद्रीय विधानसभा का जब चुनाव नहीं हुआ था उस समय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष अपॉइंटेड थे। 1921 में लिख लीजिएगा, केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में हुआ था, तब तो चुनाव नहीं हुआ था। तब उस समय कौन थे स्पीकर, कौन थे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष उस समय, तो लिख लीजिएगा सर फ्रेडरिक व्हाइट। सर फ्रेडरिक व्हाइट, नोट कर लो बच्चा, एक भी कहीं नहीं, कोई कहीं नहीं मिलना ये चीज। सर फ्रेडरिक व्हाइट। पूछा जाए केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष, तो आंसर होगा सर फ्रेडरिक व्हाइट, बट चुने हुए नहीं थे। पर पूछा जाए पहला चुना हुआ अध्यक्ष, तो आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय विधानसभा के पहला चुना हुआ अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। पर ऐसे पूछे पहला अध्यक्ष तो सर क्या भाई, सर फ्रेडरिक व्हाइट। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। स्वराज पार्टी कब बना? 1 जनवरी 1923 को। किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी को 1 बार अध्यक्षता की। महात्मा गांधी कांग्रेस की केवल 1 बार अध्यक्षता की है। गांधी जी कांग्रेस को 1 बार अध्यक्षता उनको मिली है, 1 बार मात्र 1924 में। और उस समय सेशन कहां हुआ ये पूछ रहा है। गांधी जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कांग्रेस का सेशन कहां हुआ? जल्दी उत्तर, फटाफट समय उत्तर दीजिए, नहीं छूटना चाहिए, बने रहिए। डाटा नहीं हो तो रिचार्ज करिए, लेकिन इतना बेहतरीन जानकारी अगर मिले तो जाना मना है, क्योंकि सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी लिया हूं। आगे आओ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा क्वेश्चन आता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितना साल रहे? 21 साल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे? 21 ईयर। नोट कर लो। इनमें से एक समाजवादी और गणतंत्रवाद, मैं एक, अच्छा ऐसे है, मैं नहीं है, मैं है, यहाँ गलती से टाइप है। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं। मुझे राजा में और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। मैं एक समाजवादी हूं, मैं एक गणतंत्रवादी हूं। मुझे राजा महाराजा में विश्वास नहीं है, मैं जमीन पर बैठता हूं। किसने कहा? ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं, लोकतंत्रवादी हूं, गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं में कोई विश्वास नहीं है, मैं जनता के बीच रहता हूं। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? 1936 में। नोट कर लीजिए, ये बात कब कहा? 1936 में, 1936 में। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इनमें कौन ऐसे व्यक्ति, अगर ये भी क्वेश्चन का उत्तर ना दिए तो गलफड़ा नोट चलेंगे, नोट चलेंगे गलफड़ा। कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? जवाहरलाल नेहरू। पानी से नहाते हैं
लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। याद रखिए, जो कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, दुनिया के मोह माया से दूर कर लिया, उसका रिजल्ट होगा और जरूर होगा। उसका उत्तर होगा